नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और सप्लाई को लेकर अनिश्चितता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत, कार पुलिंग, वर्क फ्रॉम होम अपनाने और एक साल तक गैर जरूरी सोने की खरीद से बचने की अपील की है। कांग्रेस ने इसे सरकार की आर्थिक विफलता बताया है, जबकि बीजेपी ने इसे देशहित में लिया गया जिम्मेदार कदम बताया। अब इस मुद्दे पर देश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पहले रिपोर्ट देखिए आप। पीएम की अपील पर सियासत। पीएम मोदी की अपील पर देश में सियासी बहस तेज। पेट्रोल, डीजल और ईंधन बचत पर जोर। एक साल गैर जरूरी सोना न खरीदने की अपील। वर्क फ्रॉम होम और कार पुलिंग को बढ़ावा। पश्चिम एशिया तनाव से बढ़ी आर्थिक चिंता। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, ये नाकामी के सबूत। सीएम साय ने पीएम की अपील का किया समर्थन। बीजेपी ने बताया, देश हित में लिया गया कदम। नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश में राजनीतिक बहस तेज हो गई है। पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब वैश्विक तेल बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। भारत में फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन आने वाले समय में दबाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीच हैदराबाद की एक सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि अगले 1 वर्ष तक गैर जरूरी सोने की खरीद से बचें। उन्होंने कहा कि भारत हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम, कार पुलिंग और ईंधन की कम खपत जैसे उपाय अपनाने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के दौर में देश हित में सामूहिक जिम्मेदारी जरूरी है। इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। प्रधानमंत्री की इस अपील पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल हो चुकी है, इसलिए जनता से त्याग की अपील की जा रही है। राहुल गांधी ने लिखा, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ। ये उपदेश नहीं बल्कि सरकार की नाकामी के सबूत हैं। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही है। वहीं बीजेपी ने इस बयान पर पलटवार भी किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के संदेश की गंभीरता समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का बड़ा हिस्सा सोना आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भी असर पड़ता है। विदेशी मुद्रा लगता है, तो यदि ये अपील होती है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने अपील किया था हिंदुस्तान में कि एक टाइम का भोजन एक दिन बंद कर दें, तो ये कोई भूखे रखने के लिए नहीं किया था। राहुल गांधी उस समय होते तो लाल बहादुर शास्त्री को भी आलोचना करते कि ये क्या अपील है। ये संकेत है कि सोना का ना खरीदें। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है और सरकार सिर्फ सलाह दे रही है। और 1500 का सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर सीधा सीधा 3071 रुपए हो गया। मतलब हर जरूरतमंद चीजें जमीन से आसमान छू रही है। इस चीज को हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लगातार कह रहे थे कि महंगाई चरम पर है, लेकिन अब उपदेश दे रहे। वहीं विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया है और इसे देश हित में जरूरी कदम बताया। सीएम ने कहा कि वैश्विक संकट के समय देश का पैसा विदेश कम जाए, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। देखिए, पश्चिम एशिया में जो वार की स्थिति बनी हुई है, इसका असर संपूर्ण विश्व को हो रहा है और उससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहेगा।
इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सलाह पूरे देशवासियों को दिया है। इससे बुद्धिमानी बचने का वही है कि हम सब लोग विदेश हमारे देश का पैसा कम से कम जाए। इसके लिए एक तो जो डीजल पेट्रोल उसका भी खपत हम लोग सोच समझकर करें, कम से कम करें। बहरहाल एक तरफ पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और वैश्विक आर्थिक दबाव, तो वहीं दूसरी तरफ देश में तेज होती राजनीतिक बयानबाजी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता प्रधानमंत्री की अपील को राष्ट्रीय जिम्मेदारी मानकर अपनाएगी या यह मुद्दा राजनीतिक बहस तक ही सीमित रह जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और पीएम मोदी की अपील पर सियासत, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा देते हैं आपसे। दयाबंद बांदे बीजेपी के नेता हैं, स्वागत है आपका। सौरभ साहू कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और पीसी रस्त वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन दयाबंद जी, ये विदेश नीति जो नरेंद्र मोदी की थी वो बड़ी प्रसिद्ध थी और उसको लेकर ही लगातार सत्ता भी मिलती रही। लेकिन पहली बार है हम देख रहे हैं, वैश्विक संकट से नकार नहीं सकते। भारत तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छी स्थिति में है। कई ऐसे देश हैं, चाहे जो आप सोमालिया की बात करेंगे और ऐसे देशों की बात करेंगे जहां पर स्थिति बद से बदतर है, अर्थव्यवस्था खत्म पर है। लेकिन भारत के अंदर यदि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हो सके तो 1 साल तक सोना ना खरीदने की जरूरत ना हो, पेट्रोल डीजल कम से कम उपयोग करें, कारपूलिंग करें, बहुत सारी आम चीजें बताते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, स्थिति है क्या देश के अंदर, क्या समझे हम, आने वाले संकेत क्या बता रहे हैं? जी संयम जी, बिल्कुल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल जो बातें कही है वो एक्चुअल में राष्ट्र के हित के लिए एक प्रकार से आर्थिक राष्ट्रवाद का ही वो एक उदाहरण है। चल रहा है वो युद्ध सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया है और उस प्रभाव का कारण ये स्थितियों पे आई है कि कई देश ऐसे हैं जो महंगाई के चरम सीमा में आकर के और टूटने की स्थितियों पे आ गए हैं। अपने देश को संभालने तक की स्थितियों पे विश्व के कई देश जो है वो अब स्थितियों पे नहीं है। कई देश ऐसे हैं जो गिड़गिड़ा रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो, जल्दी से जल्दी उनके देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो। इस प्रकार से भी विश्व पटल में बहुत अलग अलग परिस्थितियां हैं। उसमें भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक नीतियों को जिस प्रकार से 3 महीनों में देश का सुधार करके उन्होंने रखा हुआ है, महंगाई को उन्होंने जिस प्रकार से उन्होंने रखा हुआ है, महंगाई को उन्होंने जिस प्रकार से सीमित करके रखा हुआ है और देश के साथ में राष्ट्रवाद के साथ में आम जनता को जोड़ने के लिए कि जिस प्रकार से विश्व पटल में आज खाड़ी युद्ध के कारण से स्थितियां भारत के साथ विश्व की दिख रही है, उसके कारण से आने वाले समयों की तैयारी के लिए कि हम तैयार रहें, उसके हिसाब से उन्होंने एक मार्मिक संदेश, एक मार्मिक अपील देश के लोगों से किया है। उन्होंने अपील किया है न कि किसी प्रकार का सवाल उठा रहा है। बिल्कुल वो अपील स्वीकार्य है और ये समझ रहे हैं कि ये एक देश पर नहीं, वैश्विक संकट है, कई देशों की हालत खराब है और दुनिया भर की हम समझ सकते हैं कि देशों की हालत खराब है, इससे नकार नहीं सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए ही 20% जो सप्लाई है दुनिया भर की वो होती है। तो एक बड़ा संकट इसे कहेंगे और भारत के अंदर ज्यादा, क्योंकि भारत का सबसे पड़ोस में ये माना जाता है हॉर्मुज़ का इलाका और वहां से सस्ता पड़ता है अरब कंट्रियों से। लेकिन ये समझें कि विदेश नीति पर यदि सवाल उठाएगा देश का विपक्ष, सत्ताधारी दल कांग्रेस के ऊपर, जहां कांग्रेस सवाल उठा रही है सत्ताधारी दल के ऊपर, तो विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या विदेश नीति कहीं लड़खड़ाई है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। संयम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। विदेश नीति अच्छी काम कर रही है, तभी आज देश की स्थिति इस प्रकार से है कि लोगों को बरोबर सिलेंडर मिल रहा है। जैसा जनता चाहती उतना डीजल पेट्रोल पर्याप्त रूप से मिल रहा है। लोग स्वतंत्र रूप से अभी भी सोने की खरीदारी कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कारों पे चल रहे हैं। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि विदेश नीति के कारण से देश के आम जनता को कोई परेशानी हो। लेकिन हम चूंकि बहुत बड़ी आबादी भारतवर्ष का ऐसा है जो पूरी तरीके से विदेश से आने वाले सामानों के ऊपर डिपेंड रहने वाली जीवन को जीती है, तो इसलिए हम पहले से तैयारी करना चाहते हैं और एक जन जागरण कहना चाहिए, अपील के माध्यम से आम जनता को जागरण करना चाहते हैं कि हम यदि कुछ चीजों में यदि अपने आप को बांधें तो कोई बुरा नहीं है। अब उन्होंने कहा जैसे सोने की खरीदी है तो आवश्यकता के अनुरूप ही खरीदें।
हम कभी कभी इन्वेस्ट करने के हिसाब से हमारे पास कुछ पैसे अधिक हो जाते, एक काम करो सोना खरीद लो। तो ये जो 1 वर्ष के लिए जो बात कही है, वो जो चीज की आवश्यकता ना हो उसके आधार पर खरीदी हो। जैसे उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल, हम आम जनता से, हमारे देश के लोगों से बने हुए सामानों को खरीदे ताकि हमारा पैसा हमारे ही पास रुके, हमारे ही देश में रहे। बिल्कुल सौरभ जी, देश के अंदर भारत की जो जनसंख्या है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या भारत की है, और उसे संभालने के लिए जरूरी है कि आगे तक की नीति ली जाए, और वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं। क्या कांग्रेस इससे सहमत नहीं है? किस चीज पर कांग्रेस सवाल उठा रही है? क्योंकि भारत पर तो संकट नहीं है, वैश्विक है, कांग्रेस भी समझती है। फिर क्या कुछ कांग्रेस की मांग है? देखिए संयम जी, सबसे पहले तो जो कांग्रेस की मांग है, जो अभी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, देश की जनता से उन्होंने अपील किया है, तो हम तो सबसे पहले कहते हैं कि जो बड़े नेता है या जो बड़े खर्च होते हैं, पहले उन पे लगाम लगानी चाहिए और उनको लगाम लगा करके उसका एक उदाहरण पेश करना चाहिए। जो हमारे बड़े नेता, मंत्री और जितने भी वीआईपी कैटेगरी के हमारे लोग हैं, सबसे पहले तो आप उनके काफिले कम कर दीजिए, वहां पर डीजल पेट्रोल की खपत कम कर दीजिए, तब तो एक उदाहरण प्रस्तुत करें और उसके बाद फिर हम मानेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वो अनुकरणीय है और वो खुद भी एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही उन्होंने अपील करी संयम जी, उसके 3 घंटे के बाद उनका एक ग्रैंड रोड शो होता है गुजरात के अंदर, और वहां पर जो जिस तरीके से गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है, जिस तरीके से पूरे जो संसाधन खर्च होते हैं, मुझे लगता नहीं है कि जो अपील प्रधानमंत्री मोदी जी ने की उससे कहीं मैच करता है। उसके बाद आप देखिएगा कि अभी 5 दिन का विदेश दौरा है, तो विदेश दौरे में भी क्या कुछ खर्च होता है संयम जी, आपको पता है। ये सारी बातें तो राजनीतिक हो गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है संयम जी कि विदेश नीति जो है हमारी आज वो क्लियर नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उस पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरीके से पहले हमारे यहां जो तेल का आता था, आयात होता था, वो जैसा आपने भी अभी अपने वक्तव्य में कहा ना कि सीधे आ जाता था वो रसिया के माध्यम से, जो हमारी पारंपरिक विदेश नीति थी, वहां से जब सस्ता पड़ता था वो। लेकिन आज हम इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं तो उस रूट से आ रहा है, तो इस वजह से वो महंगा हो रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज जो क्रूड ऑयल का रेट है वो अगर आप पुराने समय से भी कंपेयर करेंगे संयम जी, तो कहीं कम है वो। और जब पुराने समय में 115-120 रुपए तक भी क्रूड ऑयल के रेट होते थे, तो उस समय जो तेल की कीमतें थी वो 65 से 72 रुपए के आसपास होती थी। क्योंकि जो उसमें जो कमी होती थी रेट में, उसका जो फायदा है वो उस समय की जो तत्कालीन सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसका फायदा सब्सिडी के रूप में जनता तक पास ऑन करती थी। आज वो उस बात की कमी है, उस बात पर भी हम जो सवाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर अभी 2 महीने से ज्यादा का लंबा वक्त हो चुका है, सिर्फ 11 जहाज ही बाहर निकल पाए, 13 से ज्यादा जहाज अभी भी वहां फंसे हुए हैं, जबकि 2.5-3 महीने से ऊपर का समय हो रहा है। वहां पर जो नाविक है उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ रही है, ऐसी कई समस्या निकल कर आ रही है। क्या हम ये समझें कि अब तक ये जहाज नहीं निकल पा रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? यदि वो निकल सकें तो भारत की स्थिति और मजबूत हो, प्रधानमंत्री को कहने की जरूरत ना पड़े। क्या अमेरिका नहीं मान रहा है? क्योंकि एक तरफ से अमेरिका की नाकाबंदी है, दूसरी तरफ से ईरान ने ब्लॉकेट कर रखा है। दोनों से संबंध भारत के हैं। अमेरिका को तो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी की माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप दोस्त है उनके, फिर क्यों नहीं समझ रहे हैं? सवाल मुझसे सही है? हाँ जी सौरभ जी, आपसे देखिए जो बात कही जाती है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं या नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं, ये बात चरितार्थ होती तो दिखती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बात कहते हैं वो मित्रता एक तरफा दिखती है। जो बात अमेरिका कह रहा है, भारत उसको दबाव के स्वरूप मान रहा है लगातार, क्योंकि जो बातें डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं वो उसको भारत एज इट इज, चाहे वो भारत के फायदे का हो या ना हो, उसको एज इट इज मान लिया जा रहा है। इसी सवाल पर जवाब पीसी रथ साहब से ले लेता हूं, फिर लौटता हूं आपके पास। स्पष्टता है जिस पर कांग्रेस जो पार्टी है वो सवाल लगातार उठा रही है। बिल्कुल पीसी रथ साहब, क्या समस्या हम समझे? प्रधानमंत्री की अपील वैश्विक तौर पर देखी जाएगी तो सार्थक है, क्योंकि अभी हालात तो ऐसे बने हुए हैं, लेकिन भारत के कैसी नीति है, विदेश नीति, भारत के कैसे संबंध अमेरिका और ईरान से, जो 3-3 महीने से जहाज फंसे हुए हैं वो अभी तक निकल नहीं पा रहे हैं। 8 से 10 जहाज ही सिर्फ 2 महीने में निकल पाए। जी
निश्चित रूप से ये जो समस्या है वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये समस्या हमारी विदेश नीति में हमारे जो जिन दोस्त देशों से हमने बीच में संबंध अपने खराब किए, उसके कारण पैदा हुई समस्या ज्यादा प्रतीत होती है। क्योंकि ईरान के साथ हमारा 40-50 सालों का जो संबंध रहा है वो इतना बेहतर रहा है कि हमको इसके पहले जब तक के अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाए थे भारत के ईरानी तेल पे, तब तक के ईरान बहुत ही कम रेट पे हमको क्रूड ऑयल दे रहा था और उससे कम रेट पे पूरी दुनिया में कोई भी हमको क्रूड ऑयल नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि रशिया से भी जो हमको क्रूड ऑयल मिल रहा था वो ईरान की तुलना में महंगा था। तो जब हमको सबसे कम रेट में ईरान से मिल रहा था ऑयल, ईरान में हम चाबहार एयरपोर्ट जो पोर्ट है समुद्री वो है उसको हम तैयार कर रहे थे, उसमें हमारी कंपनियां लगी हुई थी। ईरान से डायरेक्ट पाइपलाइन के जरिए गैस सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट चला हुआ था और भारत तक के डायरेक्ट पाइपलाइन आने वाली थी और उसका काम चल रहा था। उसके बावजूद अमेरिकी दबाव में हमने इन सब चीजों को डिस्टर्ब किया। हमने अमेरिका के दबाव के कारण ऑयल लेना रोका, वहां से हमने अमेरिका के दबाव के कारण चाबहार को अनाथ छोड़ दिया और हमने जो है पाइपलाइन की प्रोजेक्ट को भी रोक दिया। तो ये हमने दबाव में जो काम किया वो काम कहीं ना कहीं बताता है कि हम अपने रूप से जो ताकतवर पड़ोसी थे हमारे, उनके साथ संबंध अपने अच्छे ना रख करके हमने अमेरिका को तवज्जो दिया और अमेरिका ने पूरी तरह से हमारे खिलाफ काम किया और हमको एक तरह से इस बेबस स्थिति में छोड़ा कि जब भारत ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद भी भारत के साथ पूरे देश में, पूरी दुनिया के देशों में बहुत ही कम इक्का दुक्का देश ही साथ खड़े रहे और बाकी देश जो है हमारे खिलाफ ही रहे। तो ये स्थिति होती है कि लंबे दीर्घकालीन जो भारत की जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता रहा है भारत एक जमाने में, और मार्शल टीटो और सबके साथ मिल करके उसने जो द्विपक्षीय विश्व बना था उसमें उसने तीसरा पक्ष गुटनिरपेक्ष देशों का रहेगा करके उसका मिस्र के साथ मिल करके लीडरशिप की थी। उस पूरी हमारी परंपरा को इस बीच में सरकार ने तिरोहित कर दिया और हमारा देश ऐसा अकेला खड़ा हो गया ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि हम अपनी वाहवाही खुद करते रहे और हमने पूरी दुनिया में अपने अलग अलग दलों के लोगों को भेजा कि कुछ हमारी गुडविल बढ़े और हमारे साथ लोग आए, दूसरे देश आए, लेकिन स्पष्टता नहीं होने के कारण विदेश नीति क्या आज जो हालात बने वो हम समझे कि ये इन सब नीतियों का ही नतीजा है। आज प्रधानमंत्री को अपील करना पड़ रही है पीसी रथ साहब, तो ये सब नीतियों का नतीजा है जो बिगड़े। किसके साथ हैं हम? एन युद्ध होने के समय में हम इजराइल के पास जाके खड़े हो गए। ये हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता थी कि हमको हमारे देश के जो तथाकथित बड़े जासूस जो रॉ और दूसरी एजेंसियां थी वो ये बता नहीं पाई। जब हमारा मीडिया बोल रहा था कि युद्ध कभी भी हो सकता है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये पता नहीं था कि अभी वहां युद्ध हो सकता है और वो उसी समय इजराइल के साथ इजराइल में विजिट करके आ गए, जिसका नुकसान उठाना पड़ा कि ईरान ने तत्काल हमारे जहाजों को वहां पर आने से रोक दिया और ले दे के हमारे जो गैस के जहाज हैं वो आ पाए यहाँ पर। तो पूरे देश के सामने जो परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारे दयाबंद जी जानना चाहूंगा क्या हम समझे नीतियां बदल गई हैं? क्या कुछ कोशिश की गई? क्या निर्यात पहले नहीं होता था कांग्रेस कार्यकाल में? अमेरिका में निर्यात तब भी करते थे, हम आज भी करते हैं। फिर टैरिफ लगाया गया और टैरिफ के प्रेशर के चक्कर में हमने पेट्रोलियम की जो जगह बदल दी और संप्रभुता पर सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि अमेरिका का आदेश भी याद होगा आपको, मार्च के महीने में जारी किया गया था कि हम भारत को छूट देते हैं कि वो कुछ दिन तक रशिया से तेल खरीद सकता है। आखिर ये संप्रभुता पर सवाल खड़े होने लगे थे। क्या कुछ हालात बन गए? क्या विदेश नीति गलत साबित हुई है क्या? नहीं, एक्चुअल में क्या है, जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी अलग अलग दिन, अलग अलग घंटे, अलग अलग मिनट और अलग अलग सेकंड अपने उद्घोष को परिवर्तित करते रहते हैं। बिल्कुल करते हैं। विश्व पटल में एक सनक के रूप में उनको अब जाने जा रहा है कि एक सनकी राष्ट्रपति, वरन उनके लेकिन बात है ना कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त एक तानाशाह बनने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी फिर उन्हें माय फ्रेंड बोलते हैं। अभी जो वार्तालाप हुआ 14 अप्रैल को, उसमें भी माय फ्रेंड से मेरी बात हुई है। लेकिन क्या बात हुई है? यदि माय फ्रेंड है तो हमारे जहाज निकलने चाहिए, 14 जहाज अमेरिकी ब्लॉकेड से जो लगाया गया है। जैसे कूटनीति एक ऐसी चीज होती है जिसमें व्यक्ति अपनी रक्षा सुरक्षा बढ़ोतरी तो देखता है, साथ ही साथ यह भी देखता है कि हमसे जो बरोबरी करने वाली परिस्थितियों में जो देश है जो बरोबर कर सकता है उसको पीछे धकेलने का भी काम करता है। उन परिस्थितियों में अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से कूटनीति के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है और विदेश के साथ में रणनीति को भी बदलना पड़ता है। जैसे हमको पता है कि जिस समय कांग्रेस
की 10 वर्ष का जो कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का समय था, लाखों टन सोना भारत का उन्होंने गिरवी रखा था, फिर भी आर्थिक स्थिति को सुधार करने में बहुत असफल साबित होते हुए भी उन्होंने अपील करना पड़ा 28 फरवरी 2013 को पी चिदंबरम जी को कि देश की जनता से अपील है कि कम से कम सोना खरीदे, हो सके तो सोना ना खरीदे। इस प्रकार से उन्होंने सदन में इस बात के लिए अपील की, सदन के माध्यम से और भाषणों के भी माध्यम से अपील की। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी एक अलग से जनता के लिए अपील के लिए उन्होंने एक देश के नाम अपील के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ी बात रखी कि देश की जिस प्रकार से अभी आर्थिक स्थिति है, उसके हिसाब से हमको अभी आज के संकट पर बात करते हो, आर्थिक संकट, ये वैश्विक संकट इस वक्त जो सबसे बड़ा है उसमें महत्वपूर्ण है आज की नीति, क्योंकि कांग्रेस की विदेश नीति का इतना ढिंडोरा नहीं पिटता था जितना इस वक्त आपकी नीति का पिटता है। क्या मानते हैं कि विदेश नीति कहीं फेल हुई है? प्रधानमंत्री की अपील सही है, अभी जो हालात बनेंगे प्रधानमंत्री वही कहेंगे, अपील अच्छी बात है, कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये हालात बने क्यों हो उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दयावन जी, नहीं देखिए, विपक्ष का सवाल उठाना ठीक है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो हम सबको एकजुट होना चाहिए। लेकिन जब जब देखने को मिलता है कि राष्ट्र का, राष्ट्रवाद का, राष्ट्र के हित का जब भी कोई बात आती है तो कांग्रेस जो है विपरीत दिशा में खड़ा रहता है। उनको लगता है सौरभ जी, ये लग रहा है कि अब ये संकट तो आ गया है, इसको झेलना पड़ेगा और ये वैश्विक है, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन फिलहाल कांग्रेस क्या साथ देगी या फिर सवाल उठाएगी? देखिए संयम जी, ये जो समस्या है वो निश्चित रूप से वैश्विक है, लेकिन इसको मुझे लगता है कि जो अपनी नीतियां हैं, जो किसी भी देश को मुझे लगता है कि अपनी नीतियों के माध्यम से सबसे पहले जो परिस्थिति है उसको कंट्रोल करना चाहिए, नीति में जहां पर भी खामियां हैं उसको सुधारना चाहिए और इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, इंडस्ट्री के लोगों से सलाह लेनी चाहिए, जो विधि विशेषज्ञ है उनसे सलाह लेनी चाहिए, अर्थशास्त्रियों से सलाह लेनी चाहिए। क्या इस तरह की कोई भी बैठक अभी तक हुई है? क्या प्रधानमंत्री जी इस तरीके की कोई भी बैठक में विचार विमर्श करके इस पूरे संकट को कैसे हल किया जाए इस पर सलाह लिए हैं क्या? अभी साथी प्रवक्ता 2008 के समय की बात कर रहे थे, वो भी वैश्विक संकट था, तो मैं तो कहता हूं कि उसी समय की फाइल निकलवा करके देख लीजिए कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उस समय जो पूरी स्थितियां थी उसको किस तरीके से कंट्रोल किया था, इंडस्ट्री के साथ बैठ करके जो नीतियां थी उनमें बदलाव किया था, जो ब्याज की दर है उसको घटाया था, पेट्रोलियम के जो रेट है उनको कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया था, जो प्रति बैरल रेट जो बढ़े थे उतना ही लगभग हमने सब्सिडी के रूप में देश की जनता को भी वापस किया था। तो ये पहले पूरे तथ्यों को वहां पर जाकर के खंगाले और वहां से नीति निर्माण कैसे किया जाता है इस बात को सीखे। संकट के बावजूद भी कई देश अभी बहुत बुरी हालत में है, उसके बावजूद देश में यदि पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ रहे तो यही तो हमारी सफलता है। वो एक तरफ से कहने की कोशिश की जाती है, लेकिन कब तक? हम सुनते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव थे, वो भी हो गए, अब शायद एकदम से रेट में उछाल आएगा, 8-10 रुपए बढ़ सकते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं आखिरी जवाब पीसी रथ साहब से लूंगा। जहां पीसी रथ साहब, अभी हम क्या समझें, क्या कुछ हालात बने हुए हैं और आगे क्या दिख रहा है? यदि प्रधानमंत्री देश की अपील कर रहे हैं तो क्या समझे हम, कैसे हालात जा रहे हैं और कहाँ विदेश नीति, कैसी दोस्ती, क्या दोस्ती का कोई फायदा देश को मिलने वाला है प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की? जनसंख्या है और जो संघ आधारित हमारे राज्य हैं वहां पर जो हमारे हकीकतें हैं उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वही देश है जो अपने पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल को, जो भूटान को जो पेट्रोल उपलब्ध कराता है, वहां पर पेट्रोल की दरें भारत से काफी कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्सेस हैं वो हमारे बहुत ज्यादा हैं। क्रूड ऑयल का रेट इसके पहले जब 140 तक चला गया था प्रति तो बैरल, तो उसके बाद भी हमारे यहाँ पेट्रोल की दरें 70 रुपए से ज्यादा नहीं हुई थी। लेकिन अभी ये स्थिति है कि क्रूड ऑयल का रेट 112 रुपए 120 रुपए के बीच की रखता है और इधर बात चलने लग जाती है कि हमको उसका रेट बढ़ाना चाहिए, नहीं तो घाटा हो जाएगा। इस बीच जब क्रूड ऑयल का रेट 70-80 रुपए प्रति बैरल था तब देश की पेट्रोलियम कंपनियों को जो फायदा हुआ वो कहां गया? उस समय तो रेट तो कम हुआ नहीं, उस समय भी रेट बढ़ता ही गया, तो 100 के पार चला गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं समायोजन की, कहीं ना कहीं वित्तीय अनुशासन की जरूरत है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए देश ने पिछले 10-12 सालों में क्या क्या किया
ये देश को बताना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन से हम बहुत बड़े पैमाने पे ऑयल पे अपनी निर्भरता, विदेशी ऑयल पे निर्भरता कम कर सकते हैं। जरूर। छत्तीसगढ़ का मैं उदाहरण बताऊं आपको कि यहाँ पर जो है वो तेल मिलेगा, बाड़ी से नहीं मंगाना पड़ेगा, खाड़ी से करके 600 करोड़ का रतन जोत मिशन चलाया गया था। वो पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया कि रतन जोत से हम तेल निकालेंगे। डॉक्टर रमन सिंह के समय सरकार थी, उस समय ये किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की आय को अगर छोड़ दें तो जो निजी उद्योग के कर्मचारी हैं, निजी सेवाओं के जो कर्मचारी हैं, उनकी आय पिछले 10 सालों में लगभग नहीं बढ़ी है। वो बढ़ी भी है तो जो मुद्रास्फीति हुई है उससे कम ही है। तो कुल मिलाकर वो माइनस में चल रहे हैं। तो सोना खरीदेगा कौन? खरीदने वाला वर्ग। लेकिन इस वक्त जो ये संकट बना हुआ है, इसको लेकर चर्चा बहुत जरूरी थी और चर्चा और लंबी चलती, क्योंकि वैश्विक संकट है। इस पर जितनी चर्चा करें वो कम है कि आखिर ये हालात बने क्यों है। लेकिन फिलहाल के लिए समझ आ रहा है कि प्रधानमंत्री यदि अपील कर रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा, क्योंकि देश के पीएम है। लेकिन हालात बने क्यों है वो चिंतन का विषय है। विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि इस हालात के लिए जिम्मेदार आप ही हैं। लेकिन फिलहाल यदि अमेरिका और ईरान से भारत की दोस्ती है तो उसका फायदा मिलना चाहिए, निजी तौर पर नहीं, देश को मिलना चाहिए। और भारत के जो जहाज फंसे हैं वो निकलने चाहिए। बहुत शुक्रिया कर दूंगा आपका, दयावंत जी आपका धन्यवाद, सौरभ जी आपका ही बहुत धन्यवाद, और पीसी रथ साहब आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो चर्चा का मूल विषय था वही था कि प्रधानमंत्री ने अपील की है, क्या कुछ देशवासी मानेंगे? वो तो तय है कि जब पीएम ने अपील की है तब तक समर्थन दिया गया है। और ये ही है कि फिलहाल 1 साल तक आप सोना ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो ना खरीदें, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करें, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही उपयोग किया जाता है। और इसके साथ ही जो कहा जा रहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं ज़रूरी हैं उनका उपयोग आप करें, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें, जिससे हमारा जो देश का पैसा है वो विदेश में जाए और इससे जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था वो कमज़ोर ना हो। ये सब चीज़ें बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल जो अपील है वो साफ तौर पर यही है कि प्रधानमंत्री देश के आम नागरिक से कह रहे हैं, और जो हालात हैं वो कब तक सुधरेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।